हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा रहा था मैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ा रहा था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डोनेट किए जाते हैं किसी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम को, जिसको नीड होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आपको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि एवरी एटम आर एलिमेंट वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कुछ इसी पर बेस्ड एक टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की कौन कौन सी वो लिमिटेशन है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें से फर्स्ट लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्टेट कंप्लीट ना करता हो तो वो लिमिटेशन हो गई आपकी ऑक्टेट रूल की। कौन सा एग्जांपल हो सकता है इसका? लाइक BeCl2, AlCl3, FeCl3 एक्सेट्रा। आप देखिए यहाँ पर BeCl के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अगर बेरिलियम के पास हम सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन है सेंट्रल एटम कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? ऑड इलेक्ट्रॉन। ये भी आपकी लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की। इसका एग्जाम्पल आपका होगा NO एंड NO2। अब यहाँ पर NO2 के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा NO2 में N डबल बॉन्ड O होता है, N डबल बॉन्ड O होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 विल बी इक्वल टू 2,5। नाइट्रोजन कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इन विच 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद 1 oxygen atom and 2 electrons shared with other oxygen atom. Remaining 1 electron is present which is known as odd electron. तो अभी तक आपने जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे हैं जिनमें मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे, उसमें किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होता था। बट यहाँ पर NO2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देयरफॉर इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लास्ट थर्ड लिमिटेशन है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब ये हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं या कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास जो रिक्वायर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट बनाने के लिए, उससे ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल PCl5, SF6, IF7 एक्सेट्रा। अब आप यहाँ पर देखिए फास्फोरस क्लोरीन के साथ टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर जो फास्फोरस एटम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सल्फर के पास कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन, डबल हो जाएंगे। आई के पास कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए यहाँ पर इन कंपाउंड्स के पास सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी एक ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन हो गई। तो ये तो आपकी लिमिटेशन है जिनको आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। एक एग्ज़ाम्पल या 2 एग्ज़ाम्पल आप लर्न कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है आपका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज, सबसे पहले आप फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला देख लीजिए।
फॉर्मल चार्ज विल बी इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनको कि लोन पेयर कहते हैं, माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनको लोन पेयर भी कहा गया है, माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? एक्चुअली में फॉर्मल चार्ज वो चार्ज होता है जो किसी एक एटम पर रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मल चार्ज क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एटम पर जो चार्ज होता है वो चार्ज ही क्या कहलाता है? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का ये फार्मूला है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तब इसका एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको पूरा फार्मूला वैल्यू पुट करके आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड बनता है बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड बनता है बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं उनके डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है विच इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बन चुके हैं, अब इन बॉन्ड के पैरामीटर्स क्या हैं तो वो आपको पढ़ने हैं। बॉन्ड पैरामीटर में नंबर 1 आपको बॉन्ड पैरामीटर पढ़ना है बॉन्ड लेंथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ। तो जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, जो बॉन्ड बना है एटम्स के बीच में, उनके न्यूक्लियाई से जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है वो कहलाती है बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कहेंगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इनके बीच की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है ये कहलाएगी बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ इसकी कितनी आती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। आगे चल के आपको पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये हुआ कि बॉन्ड लेंथ की जो यूनिट होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है, बहुत ही छोटी यूनिट है। बॉन्ड लेंथ कैसे डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है? बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, with the help of electron diffraction method and with the help of spectroscopic method। तो फिर से एक बार बॉन्ड लेंथ के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्या होता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो न्यूक्लियाई के बीच की होती है बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। और बॉन्ड लेंथ को मेज़र कैसे किया जाता है? एक्सरे या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट आपका जो बॉन्ड पैरामीटर है वो है बॉन्ड एंगल। जब बॉन्ड लेंथ आपने पढ़ ली है तो बॉन्ड का कुछ ना कुछ एंगल भी होगा। बॉन्ड एंगल नंबर 2 है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि बॉन्ड एंगल डिफाइन या डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की अगर शेप की बात की जाए कि उसका शेप क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। शेप का मतलब हो गया है ज्योमेट्री से।
उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, तो वो ज्योमेट्री भी बॉन्ड एंगल की हेल्प से मिलती है। बॉन्ड एंगल होता क्या है, व्हाट इज बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल होता है दो ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स इन विच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो दो ऑर्बिटल इन विच नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यानी दो ऑर्बिटल के बीच का जो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनके बीच का एंगल क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात CH4 की करें तो CH4 में क्या होता है कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट आता है निकल कर। कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या डिटरमाइन करता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो पैरामीटर आपका है वो है आपका बॉन्ड एनर्जी या फिर एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी 1 मोल मॉलिक्यूल के बीच के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब ये हुआ कि कोई एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में, 1 मोल को बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी ही बोली जाती है बॉन्ड एनर्जी। अब इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। इसमें मॉलिक्यूल वर्ड आया है। मॉलिक्यूल भी 2 टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें सेम एटम्स होते हैं, एक जैसे एटम। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं। तो दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं H2, O2, N2। H2 के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो जो सिंगल बॉन्ड अगर होगा वो उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो H गैसियस एटम, H गैसियस एटम बनेगा। और इसमें जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी या बॉन्ड एनर्जी होगी उसको डेल्टा ए H से इंडिकेट करेंगे। ए का मतलब होता है एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब होता है बॉन्ड को ब्रेक करना। कितनी होती है? 435 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली O2 के केस में कितनी होगी? 498 किलो जूल पर मोल। एंड नाइट्रोजन के केस में, N2 के केस में कितनी होगी? 946 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं कि आपको पता है H सिंगल बॉन्ड H होता है, O डबल बॉन्ड O होता है और N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर बढ़ रहा है, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ रही है। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि लार्जर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। या आप जनरल बोल सकते हैं कि एज द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इंक्रीजेज बॉन्ड एनर्जी विल बी आल्सो इंक्रीजेज। मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड का नंबर जो होता है सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल भी होता जाएगा और ट्रिपल से ज़्यादा बॉन्ड 2 एटम के बीच में होते नहीं हैं। तो इसके बाद जो आपकी बॉन्ड एनर्जी की जो बात मैं कर रहा था, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक, दीज आर द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल हैं? होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम है। इसके बाद अगर बात करें कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में जो बॉन्ड एनर्जी निकाली जाती है वो एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी ना निकालकर मीन या एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाली जाती है। कौन सी निकाली जाती है? मीन और एवरेज बॉन्ड एनर्जी
तो मीन या एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होती है ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए जो आज का टॉपिक हमने आपको पढ़ाया इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।